हेलो गाइस, वेलकम टू द लॉ इंडिया। सो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना जो एक फेमस केस है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, सेक्शन 9 ऑफ फैमिली लॉ का। तो इसमें एक जो फेमस केस है, ये दास्ताने वर्सेस दास्ताने का। तो अभी हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक्चुअली इसमें हुआ क्या था। इसको हम इन ब्रीफ डिस्कस करेंगे। हमारे पास सामने आप देख सकते हैं कि पूरा कंटेंट रखा हुआ है। इसको हम काफ़ी छोटे प्रिसाइज वे में और पूरा कवर करेंगे, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो और आप जो है इसको अच्छे से रिटेन कर सको अपने मेमोरी में। और हाँ, अगर आपको ये चाहिए होगा जो मैंने मतलब बनाया हुआ है, ये पूरा मटेरियल जो आपके सामने रखा हुआ है, तो आप मुझे कमेंट कर देना और मैं आपको टेलीग्राम का लिंक मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या तो आप वहां से आके ज्वाइन करके आप ले सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। सो ये जो केस है, नारायण गणेश दास्ताने वर्सेस सत्यनारायण दास्ताने 1975 AIR 1534। तो इसमें मैंने लिख तो सारी चीजें रखी हैं इन ब्रीफ में, बट मैं डिस्कस करने वाला हूँ केवल जो पॉइंट टू पॉइंट चीजें हैं जिनको आप एग्जाम में भी लिख पाओ या क्लासेस में कभी डिस्कस हो तो आप बोल पाओ। तो मैं केवल वही चीजें डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ में। बाकी इसमें लिखा पूरा ब्रीफ में है, तो आप का कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो तो आप टेलीग्राम पे जाके आप ले सकते हो और उसको पढ़ सकते हो। बाकी अभी हम केवल पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें जो एप्लेट रहता है वो रहता है एनजी दास्ताने, और रिस्पोंडेंट जो रहती है वो एसएन दास्ताने। ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे यहाँ पर लिखा ही है कि एप्लेट एप्लेट की जॉब ये लिखी हुई है और ये जो रिस्पोंडेंट है उसकी जॉब लिखी हुई है। ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि जो रिस्पोंडेंट है, तो उनके फादर जब शादी ढूंढ रहे होते हैं अपनी चाइल्ड के लिए, तो वो क्या करते हैं कि नारायण जो है ना, नारायण गणेश दास्ताने, वो उसको लेटर भेजते हैं जब शादी उनकी फिक्स हो जाती है कि भाई मेरी बेटी के साथ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, आप जान लो। तो उसके रिगार्डिंग ये दो लेटर भेजते हैं। पहला रहता है जिसमें ये बताते हैं कि जो जापान जाते टाइम पे उसको सनस्ट्रोक हो गया था, जो कि इसकी मेंटल कंडीशन को कुछ टाइम के लिए अफेक्ट करती थी। और दूसरा लेटर वो उसी के रिगार्डिंग भेजते हैं कि उन्होंने एक और पॉइंट ऐड करते हैं कि भाई सेरिब्रल मलेरिया भी था इसको, जो कि एक और रीजन है इसके मेंटल स्टेबिलिटी को हैम्पर करने के लिए। और उसी में वो आगे बताते हैं कि देखो इसका ट्रीटमेंट भी जहाँ से चल रहा था, उन्होंने हॉस्पिटल का नेम मेंशन किया हुआ है, ये देखो, येरवडा मेंटल हॉस्पिटल। तो बोलते हैं कि यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट भी चल रहा था और अब वो एकदम सही है। तो अगर आप चाहो तो आप वहां से भी क्लैरिफिकेशन ले सकते हो, और अगर आप ये मैटर चाहो तो अपनी फैमिली में भी डिस्कस कर सकते हो। तो जो एपेलेंट है वो फैमिली में डिस्कस नहीं करता है और वो केवल डॉक्टर से कंफर्मेशन लेता है। डॉक्टर भी बताते हैं कि हाँ ठीक है, बाकी वो फिर फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए नहीं जाता है और वो एग्री कर देता है कि ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर क्या होता है कि फिर भाई May 13 1956 में इनकी शादी हो जाती है। तो यहाँ शादी होने के बाद इनको 3 बेबीज बॉर्न होते हैं। जब 2 बेबीज बॉर्न हो जाते हैं, तो उसके बाद की सीन है कि इधर जो एप्लेंट है, इसके भाई की यहाँ कुछ सेरेमनी या कुछ फंक्शंस रहते हैं। तो ये अपनी वाइफ के साथ जाता है वहां पर और ऐसे ही मतलब सेरेमनी को अटेंड करने के लिए। तो वहां पर उस टाइम पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस राइज होते हैं कि हस्बैंड ने क्या किया रहता है कि वो जो डॉक्टर रहते हैं इधर, डॉक्टर देशमुख, उनसे कुछ अपॉइंटमेंट फिक्स किया रहता है कि भाई एक बार और तुम चेकअप करा लो मेंटल कंडीशन की क्या कैसे है। तो थोड़ा वो हो जाए कि मतलब सही चल रहा है सब कुछ, नहीं चल रहा है इसके रिगार्डिंग। तो वाइफ ने उस टाइम पे तो प्रॉमिस कर लिया होता है कि हाँ ठीक है वो दिखा लेगी। बट बाद में वो जब पता चलता है हस्बैंड को कि यार वो तो गई ही नहीं वहां पे, तो इनको बीच में थोड़ा बहुत तो मतलब फाइट्स वगैरह होती है, कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। तो वाइफ बोलती है कि तुम जो कर रहे हो, जो मुझे एक अनसाउंड माइंड का प्रूव करना चाह रहे हो, जो तुम्हारा ये ट्रैप है, मैं अच्छे से समझ रही हूँ और मैं इसमें फंसने वाली नहीं हूँ। ठीक है। फिर ये सब कॉम्प्लिकेशन थोड़ा बढ़ती हुई जाती है और फिर फाइनली क्या होता है कि 1961 में वो दोनों अपने घर छोड़ देते हैं। तो वो दोनों अपना घर छोड़ देते हैं और वही लास्ट टाइम रहता है जब वो साथ में रहे होते हैं। फिर क्या होता है कि अ, उसके बाद जब घर छोड़ देते हैं, उसके बाद इनको थर्ड चाइल्ड बॉर्न होता है, जिसका नाम रहता है प्रतिभा। अब यहाँ से मैटर शुरू होता है अच्छा वाला, कि ये देखो, फिर यहाँ पर क्या होता है कि हस्बैंड जो है कंप्लेन फाइल कर देता है पुलिस स्टेशन में कि भाई देखो, मुझे अपने वाइफ के रिलेटिव्स और उनके फैमिली वालों से जान का खतरा है और मेरे को प्रोटेक्शन चाहिए। तो उस टाइम पे कुछ होता नहीं है। फिर ये क्या करते हैं कि वाइफ हस्बैंड को पता चलता है कि भाई वहाँ नेमिंग सेरेमनी वगैरह हो गई, ये वो हो गया और इसको बुलाया भी नहीं गया। तो ये एक लेटर लिखते हैं वाइफ के पेरेंट्स को
फादर को कि ये बताइए आप ये सब तो कर रहे हो, आप ये सब तो कर रहे हो कि उसका नेमिंग सेरेमनी वगैरह हो गया, लेकिन बीइंग अ फादर क्या मेरी कोई इसमें वो नहीं बनता है कि आप मेरे को एक फॉर्मल लेटर दे के इनवाइट करो, मैं भी आऊँ, ये पार्टिसिपेट करूँ एंड ऑल, ये सब। और इसके पहले जो अभी बताया कि ये नेमिंग सेरेमनी वगैरह, इसके पहले इनकी एक और मीटिंग हो चुकी होती है जिसमें हस्बैंड और वाइफ की 19 मार्च को मीटिंग हुई होती है, जिसमें ये रहता है कि ठीक है थोड़ा ये लोग अपना मिल के जो भी इश्यूज है सॉल्व कर लें, लेकिन उस मीटिंग में भी कुछ होता नहीं है, ठीक। और फिर 19th को मीटिंग की हुई थी, 20 को फिर ये लेटर लिखता है कि पुलिस में कंप्लेंट डालता है कि भाई आप लोग मेरे को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे, मेरे को जान का खतरा है, ठीक है। उसके बाद फिर 23rd को ये लेटर लिखता है कि आप मुझे बुलाए नहीं एंड ऑल। फिर इसके बाद क्या होता है कि 19 में को वाइफ जो है एक लेटर लिखती है अपने अकॉर्डिंग, जो कि यहाँ पर मेंशन है, आप पढ़ लेना, फूड एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, ठीक है, दिल्ली मिनिस्ट्री में भी एप्लीकेशन डालती है कि ये मुझे परेशान कर रहे हैं और मुझे कंपनसेशन टाइप सा कुछ चाहिए। सो वो मेंटेन कंपनसेशन एंड मेंटेनेंस टाइप सा कुछ मांगती है, बट तो कुछ होता नहीं है उस नोटिस से। फिर इधर ये सब हुआ, और फिर आगे चल के इसी के बाद फिर एप्रेंट जो है एक पिटीशन फाइल कर देता है कि मुझे सेपरेशन चाहिए रिस्पोंडेंट से। तो ये जो फाइल हुई होती है वो होती है 19 फरवरी 1962 में। तो अब जब पिटीशन आती है तो बात आता है कि भाई इश्यू क्या था, मैटर का इश्यू क्या था, मतलब प्रॉब्लम क्या थी। तो वो जो पिटीशन आती है इन सब जब पिटीशन डाली जाती है उसमें इश्यू ये रहता है, जो मतलब जब ये ट्रायल कोर्ट में चल रहा होता है कि वेदर द बर्डन ऑफ क्रुएलिटी लाइज ऑन द पिटिशनर और नॉट। पिटिशनर जो होता है, जो मतलब एपेलेंट है, वो क्रुएलिटी का केस कर देता है कि वाइफ मेरे साथ क्रुएलिटी कर रही है, मेंटल क्रुएलिटी कर रही है, और उस पर करता है। तो इश्यू ये अराइज होता है कि भाई ये जो क्रुएलिटी का है ये पिटिशनर पर लाई करेगा कि नहीं बर्डन ऑफ प्रूफ। तो सो ट्रायल कोर्ट में जो आर्गुमेंट्स होते हैं, तो बेसिकली इधर जो पिटिशनर रहता है, मीन्स जो हस्बैंड रहता है, उसके 3 पॉइंट्स रहते हैं। वो 3 चीज़ों के लिए जो है किया रहता है। पहला तो ये था कि आप देख सकते हो कि वो क्या कहता है कि भाई annulment माँगता है कि हमारी शादी को नलीफाई कर दो, सेक्शन 12(1) सी हिंदू मैरिज एक्ट, कि उस टाइम पे कुछ फ्रॉड वगैरह कुछ ऐसा था, मुझे सही से इसकी मेंटल कंडीशन नहीं पता थी। फिर वो दूसरा माँगता है कि मुझे डिवोर्स चाहिए, सेक्शन 31, और फिर वो बोलता है कि मेरे को जुडिशियल सेपरेशन चाहिए। तो ये 3 चीज़ें रहती हैं जो उधर वो किया जाता है। फिर ट्रायल कोर्ट क्या करता है कि उसकी जो पिटिशनर थे उसको रिजेक्ट कर देता है, और हालाँकि वो सिर्फ़ एक चीज़ पे ट्रायल कोर्ट डिसीजन देता है कि देखो बाकी जो चीज़ें थी वो तो सही नहीं है, बट हाँ, जुडिशियल सेपरेशन अगर तुम डिमांड करते हो मीन सेक्शन 10 के अंडर में, तो वो हम तुम्हें ग्रांट करते हैं। फिर यहाँ पर क्या होता है, जो पिटिशनर रहता है वो भी सैटिस्फाइड नहीं रहता है ट्रायल कोर्ट से, और ऑब्वियसली रिस्पोंडेंट तो होगी ही नहीं। तो ये दोनों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चले जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने के बाद जो है वहाँ पर पूरा जो केस रहता है वो फेवर में चला जाता है रिस्पोंडेंट के। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सारी चीज़ें को रिजेक्ट कर देती है, और वो रिलीफ प्रोवाइड करती है रिस्पोंडेंट को, मतलब कि जो भी पिटिशन फाइल हुआ था एपेलेंट के साइड से उसको होली रिजेक्ट कर देती है वो। फिर इधर क्या करता है कि एपेलेंट मूव करता है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जाता है तो अ वहाँ पर ये जो केस आता है कि भाई जुडिशियल सेपरेशन चाहिए हमें, तो जुडिशियल सेपरेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रुएलिटी। फिर कोर्ट ये बोलती है कि हमें उससे कोई लेना-देना नहीं है कि आपका कंसेंट कैसा हुआ, मतलब मैरिज में कैसे आपकी मैरिज कैसे हुई, कंसेंट कैसे लिया गया, बाय फ्रॉड या क्या कुछ, क्योंकि ऐसा कुछ इश्यूज़ वहाँ पर था नहीं। और फिर वो कहती है कि देखो नीचे के जो दोनों कोर्ट्स हैं वो फेल हो गए हैं इस प्रॉपर कंडीशन को एस्टेब्लिश करने में कि जो क्रुएलिटी है वो उसका प्रिंसिपल अप्लाई कैसे होगा। फिर बाद में हाई कोर्ट ये डिसाइड करती है कि जो एप्लेंट है, भाई वो सही से प्रूव नहीं कर पाया हमको कि रिस्पोंडेंट के साइड से उसके ऊपर क्रुएलिटी हुई है। उसने ये रिलेशन सही से एस्टेब्लिश नहीं कर पाया। और फिर हाई कोर्ट ने ये भी बोला कि जो क्रुएलिटी में मीन्स जैसे हम शादी हो गई है तो उसमें जो क्रुएलिटी में जो हमारे पास बर्डन ऑफ प्रूफ होता है कि अगर हम डिवोर्स लेने जा रहे हैं, जुडिशियल सेपरेशन के लिए जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं, या कुछ भी जा रहे हैं, तो हमारे पास जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो लाई करता है पिटिशनर के ऊपर कि अगर आप जा रहे हो तो आप प्रूव करो कि ये क्रुएलिटी है, अदरवाइज हम नहीं मानेंगे। तो उस केस में ये हुआ था, और इधर पिटिशन उनकी रिजेक्ट हो गई थी। तो ये जो पूरा केस था आपने अभी जो समझा, आप इसको लिख सकते हो, पहला चीज बर्डन ऑफ प्रूफ में डाल सकते हो
ठीक है? क्योंकि इसका मेन इश्यू यही था। दूसरी चीज़ आप क्रुएलिटी में डाल सकते हो इसको, ठीक है? कि ये क्रुएलिटी के बेसिस पे हुआ था, मतलब पूरे इसमें चला था ये केस क्रुएलिटी के ऊपर, और बाद में ये हुआ था कि वो प्रूव नहीं कर पाया था। तो इन 2 जगहों पे आप ये केस डाल सकते हो, और ये काफ़ी अच्छा केस है, काफ़ी लैंडमार्क केस है ये, जो कि हर जगह पूछा ही जाता है। आप डाल दोगे तो क्वेश्चन जैसे पूछा गया है तो उसकी आंसर की वैल्यू बढ़ जाती है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, और आपको और भी जितने भी केसेस चाहिए होंगे आप मेरे को कमेंट करो। मैं हर एक टॉपिक पर आपको केसेस ऐसे देता रहूँगा जो कि आप इन ब्रीफ 2 से 4 मिनट में आप सुन के खत्म कर सकते हो। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप पूरा पढ़ो या वो करो, ये सफिशिएंट है। और इससे रिलेटेड मैंने बोला भी था कि अगर आपको ये चाहिए हो तो आप टेलीग्राम पे जॉइन करके बस आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। सो थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे।